नमस्कार, मैं शोभा शर्मा हिंदी की अध्यापिका हूँ। अभी इससे पहले मैंने आपको भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में बताया था। आपको बताया था कि भाषा के व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। सबसे पहले अब हमारा आता है वर्ण विचार। आज हम वर्ण विचार के बारे में चर्चा करेंगे। वर्ण क्या होता है? ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। लिपि वर्णों को लिखने का ढंग होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं हो सकते उसे वर्ण कहते हैं। फिर से एक बार परिभाषा को ध्यान से सुनेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं हो सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं, जैसे कमल, कमल। यदि हम इसे संयुक्त कर दें तो ये कमल हो जाता है और अलग अलग कर दें तो ये वर्ण विच्छेद हो जाता है। अब आता है हमारा वर्णमाला। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। यानी जो हमारे वर्ण क्रम से लगे होते हैं उन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के भेद। देवनागरी लिपि के अनुसार वर्णों के 2 भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे स्वर। स्वर की परिभाषा। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। यानी उसमें किसी वर्ण को सहायता के लिए बोला नहीं जाता, बिना किसी सहायता के हम इनका प्रयोग करते हैं, उसे स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 है। ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये 11 संख्या है। इसके बाद आता है हमारा स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। यह संख्या में 4 होते हैं: ए, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। यह 7 होते हैं: आ, ई, उ, ए, ओ, औ तथा औ। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय अधिक लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह एस के आकार का होता है, जैसे हे राम, तो राम के बीच में एस लगा होता है, उसे हम बोलते हैं प्लुत स्वर। अब आता है हमारा अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु लगा होता है, जैसे अंत, संतरा, अंडा, डंडा आदि। अनुनासिक इसके उच्चारण के समय हवा नाक तथा मुख दोनों से बाहर निकलती है और इसका चिन्ह होता है शिरोरेखा के ऊपर चांद बना होता है और उस पर एक बिंदु लगी होती है। इसके बाद आता है हमारा विसर्ग। इसका उच्चारण है ह तथा इसका प्रयोग केवल तत्सम या संस्कृत शब्दों में किया जाता है, जैसे संभवतः, अतः, स्वतः, प्रातः आदि। इसके बाद हमारी आती है आगत ध्वनि। अंग्रेजी से हिंदी भाषा में आए हुए शब्दों को आगत ध्वनि कहलाता है, जैसे डॉक्टर, टॉफी, कॉफी, स्टॉप, ट्रॉली आदि। इसके बाद हम पढ़ते हैं मात्रा। जब वर्णों को स्वरों की सहायता से मात्रा का रूप दे दिया जाता है तो उसे हम मात्रा कहते हैं। अब मात्रा हमारी आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ आदि होती है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं व्यंजन पर। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। इसकी परिभाषा एक बार ध्यान से सुनेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। कुल मिलाकर हमारे 52 वर्ण होते हैं, जिसमें व्यंजनों के भेद हम अब जानेंगे। व्यंजनों के भेद में सबसे पहला आता है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ यानी गला, होठ, जिह्वा यानी जीभ आदि के स्पर्श द्वारा होता है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसके 5 वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। हर वर्ण का प्रथम वर्ण उसके नाम पर करा जाता है, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग और तवर्ग और पवर्ग। यानी 5 वर्गों में 5 वर्ण होते हैं। कुल मिलाकर हमारे 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं।
इसके बाद आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ पूरी तरह से मुख के किसी भाग को नहीं छूती वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। अब है हमारा ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने के कारण मुख से ऊष्मा निकलती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी 4 है, श, स, स, ह। संयुक्त व्यंजन। जब 2 या 2 से अधिक स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, श। क और श मिलकर छ बनता है, त और रा मिलकर त्र बनता है, ज और य मिलकर ज्ञ बनता है और श और रा मिलकर श्र बनता है। इसके बाद है हमारा द्वित व्यंजन। जब एक स्वर रहित व्यंजन का सामान स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब वह द्वित व्यंजन कहलाता है, जैसे धक्का, बच्चा, मिट्टी, दिल्ली आदि। संयुक्ताक्षर। जब एक स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं, जैसे कुम्हार, तुम्हारा, निम्न, प्रचार, प्रभात आदि। अब है वर्णों का उच्चारण। सबसे प्रमुख छात्रों के लिए इसका ज्ञान होना आवश्यक होता है कि प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वह उस भाग का उच्चारण स्थान होता है। निम्नलिखित 10 वर्गों में हमने ये स्थान रखा है। सबसे पहले आता है कंठ, यानी गले से बोलने वाले स्वर और व्यंजन। अ, आ, क, ख, ग, घ, ण। तालव्य यानी कठोर तालु से। ई, च, छ, ज, झ, य, श। मूर्धन्य यानी कठोर तालु के अगले भाग से। ट, ठ, ड, ढ, ड, ढ, र और श। दंत्य यानी दांतों से। ता, था, दा, ध, न, ल, श, ज। ओष्ठ यानी दोनों होठों से। उ, प, फ, ब, भ, म। दंतोष्ठ यानी ऊपरी दांत और निचले होठ से। बा और फ। स्वर यंत्र से ह और अ। नासिका से अ, ड, ज, ण, न, म। और कंठ तालव्य कंठ और तालु से ए और ऐ। और कंठोष्ठ गले तथा होठ से ओ और औ। ये हैं हमारे वर्णों के उच्चारण स्थान। प्रत्येक छात्र को इसका ध्यान होना अत्यंत आवश्यक है। अब है स्वर यंत्रियों के कंपन के आधार पर वर्णों के भेद। गले में स्वर यंत्र होता है और उच्चारण के समय इसमें कंपन होता है। इसके आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है, सघोष वर्ण और अघोष वर्ण। सबसे पहले आता है हमारा सघोष वर्ण। जिन वर्ण के उच्चारण में हवा स्वर यंत्रिका से टकराकर बाहर निकलती है और एक घर्षण पैदा होता है उसे संघोष वर्ण कहते हैं। स्वर में इनकी संख्या 12 होती है और व्यंजन में इनकी संख्या 22 होती है। अब है हमारा अघोष वर्ण। जिन वर्ण के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में कंपन नहीं होता उसे अघोष वर्ण कहते हैं। व्यंजनों में इनकी संख्या 13 होती है। अब है उच्चारण के समय सांस तथा वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अब अल्प प्राण व्यंजन क्या होता है? अल्प माने थोड़ा और प्राण माने वायु, यानी जिन वायु के उच्चारण में कम समय तथा कम वायु की आवश्यकता होती है उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अब दूसरा है महाप्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में समय तथा वायु अधिक मात्रा में व्यय होती है यानी खर्च होती है उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। अब है हमारा वर्ण विच्छेद। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है, यानी उन्हें शब्दों को अलग अलग विभाजित भिन्न कर देना उन्हें वर्ण विच्छेद कहते हैं। इसके ज्ञान द्वारा वर्तनी व उच्चारण की अशुद्धियों से बचा जा सकता है। वर्ण विच्छेद करते समय ध्यान रखना चाहिए कि उच्चारण के समय वर्ण की ध्वनि जिस स्थान पर सुनाई पड़े विच्छेद करते समय उसे वहीं लिखें। सभी व्यंजनों के नीचे हलंत लगाया जाता है, स्वरों के नीचे हलंत नहीं लगता। जब भी आप वर्ण विच्छेद करें आप इस बात का ध्यान रखें, जहां भी व्यंजन लिखेंगे उसके नीचे हलंत होगा और स्वरों के नीचे हलंत नहीं लगाया जाता। जैसे अमर, अ प्लस मा प्लस आ प्लस रा प्लस अ। अब इसमें मा और रा के नीचे हलंत लगेगा, स्वर के नीचे हलंत नहीं लगेगा। आजाद, आ प्लस ज प्लस आ प्लस द प्लस अ। ऑफिस,
आ प्लस फा प्लस ई प्लस सा प्लस आ। इस तरीके से हम वर्ण विच्छेद करेंगे। इसके बाद हमारा आता है उच्चारण। मुख के द्वारा वर्णों अथवा अक्षरों को बोलना उच्चारण कहलाता है। जो भी हम मुख से वर्णों को बोलते हैं, अक्षरों को बोलते हैं, वह हमारा उच्चारण कहलाता है। सभी वर्णों के उच्चारण स्थानों के बारे में अभी आपने जाना। वर्णों का उच्चारण उचित ढंग से ना किया जाए तो भाषा अशुद्ध हो जाती है। हिंदी भाषा में शुद्ध उच्चारण को विशेष महत्व दिया गया है और हमारे लिखते बोलते समय हम बहुत सारी अशुद्धियां करते हैं। इसका ज्ञान होना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।